भोपाल से हैं जी सर। और हम वहाँ के जमाई राजा हैं। बिल्कुल सर। अगर सर आप कहें तो मैं अपना परिचय उसी अंदाज में दूं जो मेरी जॉब प्रोफाइल है। जी जी। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपेश जैन और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज केबीसी के मंच पर आ चुका हूं और मेरे सामने हैं बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी। मेरा परम सौभाग्य है कि 20 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मेरा प्रयास था, वह सफल हुआ है। और दीवानगी इस कदर थी कि मैं अपने मोबाइल के रिंगटोन में केबीसी की सिग्नेचर ट्यून लगा के घूमता था। लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन मैं सब कुछ झेलता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं हॉट सीट पर जरूर पहुंचूंगा। और आज मैं बहुत बहुत बधाई आपको दिपेश जी। लेकिन सर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सहस्त्र रश्मि समकक्ष सूर्य समान तेज प्रतापी हैं सर। और मैं बहुत जुगनू, इतना सा जुगनू बहुत बड़ी गलती हुई सर, इतना सा जुगनू है सर मैं आपके सामने। और पता नहीं पिछले जन्म के कौन से पुण्य थे सर जो आज मैं आज आपके सामने। अरे मान्यवर, ये बहुत ज़रा आपने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। ओके दिपेश जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए आज अपने साथ? सर जिनके साथ 7 साल पहले मेरा गठबंधन हुआ था, जिनके साथ हमने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, आज वही हमारे साथ हमारी पत्नी जी। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रूबी जैन। रूबी जैन। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट। आजकल तो राइटिंग पैड का इतना ज्यादा उपयोग होता भी नहीं है कि नहीं? सर हम भी आजकल उसी पर कीबोर्ड पर ही सब कुछ चलता। लेकिन सर जब मैंने शुरुआत की थी तो जरूर मैं लिखता था और बिल्कुल ऐसी राइटिंग होती थी कि वो जो फटाफट लिखना है, क्योंकि दिमाग में अगर कोई प्लॉट आया है निकल ना जाए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक पूरी टीम रहती है जी जी, जो कि आपको ऐसे कागज खिसका देगी आगे। ये पूछना, वो पूछना, ये कान में बोल देगी आपके। जी है कि सर, नहीं? कान में जो बोलने वाली बातें तो सर अब क्या ही बताया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। सर हम लोग समझते कि एंकर अरे साहब बड़े स्माइल कर रहे हैं या बड़े देखिए कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बड़े एग्रेसिव दिख रहे हैं। पीछे से क्या हो रहा है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है, डांट पड़ रही है, ये क्या पूछ लिया, ऐसे पूछो इसको। हम जी जी बिल्कुल। जी जी आप बताइए, डांट पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं सर। ये जो 10,000 रुपए हैं, ये ऐसे कैसे ले जाकर के हमारे 5.5 साल के हमारे जो सुपुत्र हैं पर्व जैन, उनके हवाले करने हैं, क्योंकि उन्होंने आने ही शर्त पे दिया है कि वो पापा जो भी अमाउंट है उसमें मुझे साइकिल दिलानी, आपको नहीं, तब तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं जाने नहीं दूंगा। ओहो, ऐसा था? तो क्योंकि उनको यहाँ ला नहीं पा रहे थे तो आज उनकी डिमांड पूरी हो गई। जी सर, मिल गई साइकिल उनको। ऑलराइट। मेरा बच्चा मेरी जान है, मेरा बेटा जो है मेरे प्राण उसी में बसते हैं। उसको जरा सा कुछ होता है तो दर्द मुझे महसूस होता है। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत केयर करता हूँ। उसकी कभी कभी गैर ज़रूरी इच्छाएं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही लाड़ करते थे उस समय। मेरे हीरो पापा है, क्योंकि वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, सब चीज खिलाते हैं और सब चीज दिलाते हैं। जैसे ऑफिस से आता हूँ लग जाता है पीछे, पापा बैडमिंटन खेलो, कैरम खेलो, जितना बनता है मैं उसके साथ बिल्कुल बच्चा बन करके खेलता हूँ। पापा ये क्या कहानी है, मुझे सुना ये क्या कहानी है? ये बेटा चिल्ड्रंस डे पे लिखी है पापा ने कहानी। मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 15 साल हो चुके हैं अलग अलग चैनल्स में काम करते हुए। दीपेश सच है, कॉलेज के संचालक ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। इसको ब्रेक कर दो, ग्राफिक्स बना लो और मैं इस खबर को ले लेता हूँ। इरम, इस पर जल्दी से रिपोर्टर को जोड़ लो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां पर एक मीडिया लाइन ऐसी है कि यहां पर जॉब का कभी ठिकाना नहीं रहता है। कोरोना काल में हुआ, जॉब चली गई, जो भी पैसा जुड़ा हुआ था वो सब खर्च हो गया, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अभी तो बेटा छोटा है लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। एन क्यों लगाया इसमें? जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, उनको भी पूरा कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि केबीसी के मंच पर आने के बाद बेटे के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, उसके लिए अच्छा कुछ जोड़ सकूँ।
बहुत स्नेह है दीपेश जी आपको और आपके पुत्र के साथ, और बहुत सारी शर्तें वो रखते हैं आपके साथ, वो अलग की बात है। लेकिन कोरोना काल में जी जी तो न्यूज़ वगैरह की बहुत ही जी, चर्चा सर। थी और बहुत ही सर, ये सुरक्षित है कि इंडस्ट्री ये नौकरी। इतनी ज्यादा अनिश्चितता भरी है, कब चलता हुआ चैनल बंद हो जाए। 3 महीने हुए थे, कोरोना मार्च में स्टार्ट हुआ, 20 मई को मैं बुलेटिन की तैयारी करने जा रहा था और 7 बजे का मुझे बुलेटिन पढ़ना था। सर 6 बजे हाथ में लेटर दे दिया कि आपको कल से नहीं आना। ऐसा होता था क्या? तो क्या चैनल अपना चैनल ब्रॉडकास्ट बंद भी हो बंद कर जाते हैं देता सर। है? कई बार ग्रोथ नहीं होती है तो आप या एक लेवल पे आप जाके ठहर जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जमा पूंजी कुछ बचती नहीं है, जितना आता है सब जी जी एक जी। जीवन शैली को पूरा करने में खर्च हो जाता है। बेटे की फीस है, कुछ EMI जा रही हैं, लोन जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सपने देख रहे हैं, पूरे कब होंगे शायद अब होंगे, लेकिन ये था कि एक मन में रहता था कि बेटे के लिए कुछ मैं ऐसा करके जाऊं जी जी जो अनिश्चितता भरा जीवन है। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह की घटनाएं जी। हुई, तो एक मन में डर वो बैठ गया कि अब बेटे के लिए अपने कुछ करना है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बस आज अगर KBC के मंच से लेकिन अभी कैसे चल रहा है मुकाम? सर जॉब जो थी तो कई बार मन में आता था कि 15 साल हो गए हैं उस मुकाम पर, आप नहीं पहुंच पा रहे, कुछ अच्छा गेन आप नहीं कर पा रहे, तो लगता था कि छोड़ दिया जाए, कुछ लाइन चेंज कर ली जाए। लेकिन जब मेरा बेटा, मैं जब कभी उसको टीवी में दिख जाता था तो बिल्कुल पास में आकर के पापा आ रहे हैं, तो उसकी खुशी की खातिर मैंने कहा नहीं, अब जॉब नहीं चेंज करूंगा। भले ही आधे रास्ते आ गया हूँ, भले ही मझधार में रुका हुआ हूँ, लेकिन आदरणीय बाबूजी की सर अमर कृति है मधुशाला। मैं चाहूंगा सर जो 4 पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति है मधुशाला की जो कि एक प्रेरणा स्रोत बनती है कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा। मधुशाला वही जीवन का सार है सर। कोई एक राह पकड़ लीजिए, मधुशाला मिल जाएगी। ओके, दिव्य सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं विक्रम खुराना जी। ये एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्रम जी। थैंक यू सो मच सर। ये पढ़कर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्योंकि मान्यवर मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यवसाय में मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो लेखक होता है हाँ जी, वो एकदम सर्वोत्तम स्थान पे होता है। थैंक यू सो मच। किस तरह की स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं आप? सर मैं यूजुअली फिक्शन शोज लिखता हूँ हिंदी टेलीविजन के लिए, और मैंने कई चैनल्स के लिए काम किया है। जितने हमारे यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे चैनल्स हैं, हिंदी चैनल्स हैं, आई थिंक मैंने हर चैनल के लिए कम से कम एक शो तो लिखा ही होगा। Okay. और मैं अब तक 50 टीवी शोज का हिस्सा रह चुका हूँ। ओह वाह, well done। सोनी टीवी के लिए मैंने कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे शो का भी हिस्सा रहा हूँ, और भी शोज किए मैंने सोनी के साथ। Alright, well done। कंपनी के रूप में आप अपनी माता जी को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो खाना मैं बनाता हूँ, और इनफैक्ट मैं ब्रेड भी बनाता हूँ। मैंने पूरे कोविड में लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इतना खाना बनाया, और मुझे बचपन से शौक है खाना बनाने का। मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे, आई थिंक वहीं से वो जीन आया है शायद मुझ में। Okay. और खाना बनाने का मुझे कैसा लगता है आपको माता जी इनका बनाया हुआ खाना? बहुत बढ़िया, ही इज अ वेरी गुड शेफ। एक्चुअली वो शेफ ही बनना चाहता था, लेकिन MBA करके इस लाइन में आ गया आपके पीछे पीछे। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न विक्रम जी, कैसे आपने तय किया कि आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है? सर ये कहानी थोड़ी सी फिल्मी है। ओह, जेन्युइनली मैं 16 साल का था। मैंने पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए काम करता था। सुबह कॉलेज जाता था, उसके बाद ऑफिस जाता था, 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे घर आता था, सो जाता था।
18 साल का हुआ, पापा की तबीयत बिगड़ती गई और मेरे को ये समझ आ गया कि मैं काम करे बिना घर ठीक से चल नहीं सकता। तो नौकरी शुरू कर दी, पढ़ाई छोड़ी नहीं। मम्मी मेरी पढ़ाई के पीछे ऐसे पड़ी थी कि मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ने दी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं। पढ़ाई करते करते फुल टाइम जॉब की, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की, 4 साल नौकरी की कॉर्पोरेट्स में, करते कराते फाइनेंस में जॉब कर रहा था। MBA किया उसके बाद, सोच के कि आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो पढ़ाई आगे ज़रूरी है। MBA के बाद जब मैं फिर से जॉब करना, जब मैं शुरू की मैंने जॉब करनी, तो मैं खुश नहीं था बिल्कुल। एक इंसिडेंट है, सुबह 9:02 की मेरी ट्रेन होती थी कांदीवली स्टेशन से। मेरे आगे एक 14 साल का लड़का खड़ा था, उसके जस्ट पीछे 18 साल का 19 साल का लड़का खड़ा था, उसके पीछे मैं, 24 साल की उम्र थी उस समय में, और मेरे पीछे एक 45 साल का आदमी खड़ा था। मुझे उस ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पे मेरी पूरी जिंदगी दिख गई, क्योंकि 14 साल की उम्र में मैं वही था, 18 साल की उम्र में कॉलेज भी मैं उसी ट्रेन से जाता था, 24 साल की उम्र में भी वही था। मैं वो नहीं होना चाहता था। बस यही एक जगह थी जहाँ पे मैं उतरना चाहता था इस ट्रेन से। और उस ट्रेन से मैं उतरा, राइटर बनूंगा ये सोच के नहीं, पर ये था कि कुछ अलग करना है, ट्रेन से अलग जाना चाहता था और वही कोशिश की। और शायद थोड़ी सी किस्मत ने और थोड़ा सा हार्डवर्क ने साथ दिया कि मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। ये सोच जो है ये केवल एक स्क्रिप्ट राइटर को ही आ सकती है। बहुत बहुत बधाई आपको। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर बहुत सारी कहानियां घूमती होंगी जी, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप लेखक बनना चाह रहे हैं। मेरी मम्मी ने बचपन से टीवी मूवीज से ज्यादा किताबों की तरफ हमेशा पुश किया। जी। तो हमेशा से वो चीज थी कि मुझे ऑथर बनना है, मुझे नॉवेलिस्ट बनना है। ये नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली राइटर बनना है, ये तो कभी थॉट ही नहीं था, पर कहानियां हमेशा से दिमाग में रहती थी। जी। तो वही शायद वहीं से फिर आपने हाँ जी। सोचा कि स्क्रिप्ट राइटिंग करनी चाहिए। जी। ओके, ऑलराइट विक्रम जी,